समझ लीजिए कि वीडियो के जरिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 बार रिवाइज करना होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझने का सिर्फ प्रयास कीजिएगा आप लोग अभी फिलहाल। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है, एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव। देखिए सबसे पहला चीज है, एंटोनिम होता क्या है, अपोजिट मीनिंग होता है। अपोजिट मीनिंग का मतलब होता है, हिंदी में विपरीतार्थक कहते हैं, ठीक है, विलोम कहते हैं। तो अट्रैक्टिव का आपका विलोम पूछा है, जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगा तब तक तो आप बता नहीं सकते हैं कि अट्रैक्टिव का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है आकर्षण करना, ठीक है। तो आकर्षित करना का मतलब क्या हो सकता है यहाँ, तो यहाँ पे जो है आकर्षित करने का मतलब है आपको रिपल्सिव करना, अर्थात विकर्षित करना, इसका मतलब होता है। ये मीनिंग के आधार पर था, इसमें किसी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, याद ही करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। मेन चीज होगा क्या एग्जाम में, प्रश्न को समझना। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको समझना पड़ेगा और समझ के लगाना पड़ेगा। ग्रामर में ज्यादातर आपका समझ पर ही आधारित होता है, इसीलिए यहाँ पे एंटोनिम पूछा था। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, अट्रैक्टिव का अपोजिट रिपल्सिव होता है। अगर यही एग्जाम में आ गया तो आप लगा सकते हैं, हो सकता है मे बी रिपल्सिव का अपोजिट पूछे और अट्रैक्टिव ऑप्शन में हो, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज आइए हम दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरा नंबर में कहा ही वांट्स सीमा डैश द वर्क। अब यहाँ पे सवालों को समझिए, जैसे ही वांट्स आएगा, आपको वांट के बाद 100% टू लगता है, कोई भी वर्ब आएगा तो वो टू लेके आएगा। कितने ऑप्शन है जो टू लेके आया हुआ है, मात्र एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाए। इस तरह से आपको समझ के रखना है कि जैसे ही वांट्स आया है, आगे फिल इन द ब्लैंक भरना है, तो हम उस समय टू को सिर्फ देखेंगे कितने ऑप्शन में आया है, वही ऑप्शन हो सकता है किसी ऑप्शन में टू नहीं आया है, इसलिए सारे कट गए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे नहीं, चुपचाप सुनते रहिए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को, यहाँ ही हैज रीड डैश वेद्स, तो यहाँ आर्टिकल का प्रश्न है, ठीक है। वेद्स के पहले हम हमेशा आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और डिफिनिट आर्टिकल एक ही है, द, याद रखिएगा, ये दोनों इंडिफिनिट आर्टिकल है और ये डिफिनिट आर्टिकल है। तो वेद्स के पहले हम हमेशा डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसको समझते हैं 4 नंबर को, इफ यू डैश आई विल हेल्प यू। तो जब भी इफ सेंटेंस होगा तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, या वो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला होता है, इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस। तो याद रखिएगा, जैसे ही इफ से शुरू हुआ हो, आगे वाले आपको सेंटेंस को देखना है। यहाँ पे देखिए, तो ये सेंटेंस आपको विल वाला दिख रहा है, विल का मतलब होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर जैसे ही आएगा तो आपको इंडिफिनिट चुनना है। इंडिफिनिट बोले तो V1 या V5। अब जिनको V1 या V5 नहीं समझ में आता है, V5 का मतलब होता है जिसमें एस लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और V1 का मतलब होता है जो बिना एस का होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल फॉर्म में वर्ब होते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको यहाँ पे सारे के सारे कम लिखे हुए हैं, लेकिन ये V4 है इसलिए कट गया, ये यहाँ पे बिल आया हुआ है इसलिए कट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ केम है, यहाँ कम है, तो हम कम को पढ़ते हैं, केम तो V2 होता है, याद रखिएगा V2, और V2 हमें भरना नहीं है, V1 भरना है। V1 यहाँ पे ये है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर राइट सी ही होगा। किस तरह से पहचाने, तो फिर से मैं एक बार रिपीट अगेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर में दिख रहा है, इधर आपका प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट में होने का मतलब होता है V1 या V5 होना चाहिए। V1 या V5 का मतलब, V5 का मतलब जिसमें एस लगा रहता है वो V5 होता है, किसी में एस नहीं लगा है तो इसका मतलब V1 आएगा, राइट आंसर कम हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आगे सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट है विनीता, विनीता डैश, विनीता डैश नो द आंसर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, डोंट लिखा हुआ है, डजंट लिखा हुआ है, हैजंट लिखा हुआ है और हैवेंट लिखा हुआ है। ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आंसर दिखाई दे रहे हैं, बट हमको आंसर पर नहीं जाना है, हमको तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि भरना कैसे है। तो याद रखिएगा कि जब भी यहाँ V1 आया हुआ है, तो V1 आया हुआ है तो या तो डू का प्रयोग होते हैं, नहीं तो डज का प्रयोग होते हैं, और नहीं तो डिड का प्रयोग होते हैं, इतना ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद और इसके बाद V3 लगता है, इसलिए ये दोनों कट गए। V3 का मतलब होता है कि वर्ब 3, वर्ब के 5 रूप हैं, लेकिन 3 रूप आपको ध्यान रखना होगा, एक बार वर्ब देख लीजिएगा तब जाकर के क्लियर रहेगा। तो हैव और हैज के बाद V3 आते हैं, ये दोनों कट गए। अब आपको डज और डोंट दोनों में से कोई आएगा। तो याद रखिएगा डू का प्रयोग सिंगुलर के लिए नहीं होता है, और डज का प्रयोग सिंगुलर किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ विनीता एक व्यक्ति है, इसलिए डज वाला आंसर सही होगा, यहाँ डजंट सही आंसर है। तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं। आइए हम आगे समझते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर कहा है कि मिस इलीजा स्पीक डैश चाइनीज। अब यहाँ आर्टिकल के सवाल है, अब यहाँ आर्टिकल के सवाल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज। चाइनीज एक भाषा का नाम है, और भाषा के नामों के पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। चाइनीज हो, इंडिया कोई भी भाषा हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंग्लैंड अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल एनी लैंग्वेज। तो इस तरह से आपका चाइनीज भाषा है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कट गया, राइट आंसर नो आर्टिकल हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं 7 नंबर सवाल को। 7 क्या कर रहा है, आई डैश माई एप्लीकेशन स्टडी। अब यहाँ पे स्टडी शब्द हमको ये बताता है कि कल, यानी बीते हुए कल को हम स्टडी कहते हैं, अर्थात पास्ट है, और पास्ट के लिए आपको पास्ट वर्ब ही ढूंढना है, और पास्ट के लिए आपको V2 ढूंढना है, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे कि राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। राइट का मतलब लिखना होता है, तो राइट शब्द V1 होता है, और इसी का अगर हम V2 बोले तो रोट होता है। इस बात को ध्यान कर लीजिए, और रोट होता है तो रोट कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है V2, ये आंसर हो जाएगा।
कैसे ढूंढे? स्टडी को देखे। स्टडी हमें ये बताता है कि पास्ट का वर्ड होना चाहिए। पास्ट का वर्ड V2 में आता है। V2 ऑप्शन में मात्र एक ही है। यहाँ बिल आया हुआ फ्यूचर वाला है, कट गया। यहाँ हैज आया हुआ प्रेजेंट वाला है, कट गया। और रिटेन जो है ना, हैव हैज के बाद ही आता है। यहाँ कोई हैव हैज नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर रोट होगा। इस तरह से हम काट करके भी बना सकते हैं। आइए 8 नंबर को समझते हैं। टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास लास्ट अब एज इट डैश क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से वर्ब को भरना चाहिए। यहाँ क्रिट्स दिया हुआ है, क्रिटेड दिया हुआ है, क्रिट दिया हुआ है, बिल क्रिट्स दिया हुआ है। तो कौन से वर्ब को यहाँ पे सुटेबल होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये पीछे वाले जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ प्रेजेंट नजर आते हैं, क्योंकि नीड्स शब्द जो है ना हमें ये बताता है कि V5 लगा हुआ है। क्योंकि किसी भी वर्ब में हम अगर एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब 5 हो जाता है। तो ये प्रेजेंट हमें बता रहा है, और प्रेजेंट बता रहा है तो एज से जुड़ा हुआ जो भी होगा वो आगे प्रेजेंट में ही होंगे। और प्रेजेंट वाले ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ये बिल वाले फ्यूचर में है, कट गए। ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है। ये ईडी जिसमें लगा होता है वो पास्ट में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप दो ऑप्शन आपके सामने है, दोनों में से कौन सा भरा जाएगा? तो इट के साथ हमेशा V5 लगता है, V5। और V5 हमने अभी बताया कि जिसमें एस लगा हुआ हो तो एस इसी में लगा हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको चुनाव करना है। आइए देखिए अब हम 9 नंबर सवाल को समझते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि द पिक्चर डैश ऑन द वॉल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर को हैंग करने की बात, मतलब लटकाने की बात किया जा रहा है वॉल पर। तो याद रखिएगा यहाँ V2 का प्रयोग होंगे, V2 का प्रयोग होंगे, क्योंकि यहाँ पिक्चर को लटकाया गया है। और लटकाया गया है तो V2 के लिए हैंग दो चीज होता है, एक तो होता है हैंग शब्द और एक होता है हैंग्ड। दो शब्द होते हैं। हैंग्ड का मतलब होता है फांसी लटकाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हैंग शब्द का होता है किसी दीवार पर चीजों को लटकाना। तो याद रखेंगे हम यहाँ पे वाज हैंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लटकाने वाला है उसका नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। पिक्चर को लटकाया तो किसी न किसी के द्वारा लटकाया गया है, तो ये पैसिव फॉर्म में बन जाते हैं। इसीलिए पहले एक्सिलरी वर्ब को होना जरूरी है। और यहाँ पे ऑप्शन में हम देखें तो मात्र एक ही ऑप्शन है जो एक्सिलरी वर्ब में है। तो यहाँ पे वाज हैंग जो होगा इसी का V3 रूप, हैंग का V3 रूप हैंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक हैंग्ड भी V3 रूप है, लेकिन इसका मतलब होता है फांसी लटकाना और इसका मतलब होता है किसी वस्तु को लटकाना। तो यहाँ पे पिक्चर को लटकाने की बात किया जा रहा है, इसीलिए वाज हैंग सही हो जाएगा। आइए हम समझते हैं 10 नंबर को। वाई डैश यू कम्स टू द पार्टी स्टडी। मैंने स्टडी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि स्टडी शब्द हमें ये बताता है कि पास्ट का होना चाहिए। और पास्ट में हैव नहीं आते हैं, हैव प्रेजेंट में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वुड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, ये भी पास्ट में प्रयोग नहीं होता है। अब दो शब्द ऐसे हैं जो पास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों में से कौन सा होगा? तो यहाँ V1 लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि डिड के साथ ही V1 लगता है। मैं अभी बताया हूँ, डिड के साथ, डज के साथ और डू के साथ, तीनों के साथ V1 आते हैं। यहाँ पे कम जो है V1 है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिड सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के साथ V1 आते हैं और कम जो है V1 है। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। आइए 11 को समझते हैं। हैज आया हुआ है, जैसे ही हैव आ जाए आपको ध्यान रखना है, हैज आ जाए या हैड आ जाए, ये तीनों में से कोई भी आएगा। आगे आने वाले वर्ब V3 रूप में होते हैं, V3 रूप में। तो यहाँ पे विंस दिया हुआ है, सभी जगह विंस, तो ये V3 नहीं है बल्कि V5 है। मैंने बताया जिसमें एस लगा रहता है वो V5 होता है। विल विन दिया हुआ है तो विल के साथ V1 लगा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। अब विन और वॉन, तो V3 रूप वॉन ही होता है, विन का V3 रूप वॉन होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और हैव हैज के बाद वॉन शब्द सही है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला है आपका 12 में कह रहा है आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन से कंजंक्शन होंगे। कंजंक्शन कौन सा होगा यहाँ पे? तो फोर होगा, एंड होगा, ईफ होगा, बाई होगा। तो याद रखिएगा गिव के साथ आगे आने वाले जो भी प्रीपोजिशन होते हैं वो फोर ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी के आधार पर आपको भरना पड़ेगा। एंड का प्रयोग याद रखिएगा, दो ऐसे सेंटेंस जोड़े जाते हैं जो सेम होते हैं। बोला आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, फॉर आई हैव नन, मेरे पास उसके लिए, मुझे देने के लिए नहीं है, तुम्हें देने के लिए। तो ये सेंस के आधार पर है, फॉर का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए अगले सवाल को, इज देयर डैश मनी इन योर पैकेट। यहाँ यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन में यहाँ पे एडजेक्टिव से डाला है, मोर है, एनी है, मेनी है। और तो याद रखिएगा कि मनी शब्द जो है, मनी शब्द का प्रयोग हम हमेशा अनकंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, लेकिन मनी जब करेंसी के रूप में होती है तो वो कंटेबल बन जाता है। ये बात को ध्यान रखिए। मनी का मतलब होता है वेल्थ, इस बात को ध्यान रखेंगे। वेल्थ, जब वेल्थ होगा तो अनकंटेबल हो जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हम मच का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ एनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव बताने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तो कोई शब्द के लिए एनी शब्द का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ एनी। ही लिव्स इन डैश टू हाउस। अब यहाँ पे देखिए बोला है स्टोरी है, बिल्डिंग है, एस्ट्रॉयड है और ब्लॉक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि बोला है ही लिव्स, वो रहता है टू बिल्डिंग में तो नहीं रहते होंगे, कोई टू स्टोरी में नहीं रहते होंगे, बल्कि टू एस्ट्रॉयड हाउस। मतलब टू एस्ट्रॉयड हाउस का मतलब होता है कि दो घरों से जुड़ा हुआ चीज जिसमें हम दो कैमरे बने हो, उसको एस्ट्रॉयड हाउस कहते हैं। एस्ट्रॉयड हाउस यहाँ सेंस के आधार पर था, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था। यहाँ जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता।
अब यहाँ पे V3 लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गो का V1 और V2 बेंट होता है और V3 गॉन होता है। तो गॉन लगा हुआ है, इसका मतलब V3 लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब हैज आए, हैव आए और हैड आए, इनके साथ आपको लगता है V3, तो इन्हीं तीनों में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट गए और ये ऑप्शन कट गए, क्योंकि इनके साथ V3 का प्रयोग पैसिव में होता है और यहाँ ऑलरेडी जॉन मौजूद है, मतलब जाने वाला, तो यहाँ पैसिव होने की बात नहीं है। हैज और हैव में से कौन सा होगा? तो किसी भी एक व्यक्ति के लिए, जॉन और मैरी, यहाँ देखिए दो व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही यहाँ एंड होता तो यहाँ हैव लग जाता, एंड होता ये और की जगह तो हैव लग जाता, लेकिन और लगा हुआ है तो याद रखिएगा हैज लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि और बताने का मतलब कोई एक, दो में से कोई एक, लेकिन जैसे ही एंड लगा दिए यानी दोनों के दोनों। हम दो बातें बोलते हैं, एक बार बोले राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ यहाँ मतलब हो गया राम और श्याम दोनों, लेकिन जैसे ही हम बोल दिए राम और श्याम, राम और श्याम, तो इसका मतलब हुआ या तो राम या तो श्याम, अर्थात कोई एक का बोध हो गया। जैसे ही कोई एक का बोध होता है सिंगुलर लगते हैं, और सिंगुलर हैज होता है और ये पुल्डर होता है, ये दो के लिए लगते हैं और ये वन के लिए लगते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ जॉन और मैरी दोनों में से कोई एक ही का बात कर रहा है, इसके लेकर के यहाँ हैज शब्द सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम 16 को समझते हैं। 16 में क्या कहा है? डैश इज बैड फॉर हेल्थ। अब हम आपको एक बात और बताने यहाँ पे जा रहे हैं कि जब भी कोई वर्ब शुरू में आएगा तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, या तो वो आईएनजी फॉर्मेट में आएगा, और नहीं आईएनजी फॉर्मेट में आता है तो उसके पहले टू आएगा। वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस याद रखेंगे, या तो वो आईएनजी फॉर्मेट में होगा या उसके पहले टू आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है जिसमें टू लगा हो, क्योंकि यहाँ फिल इन द ब्लैंक जो हमारा बोला है, यहाँ डैश शुरू में दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे ये वर्ब है, सारे के सारे वर्ब है, और इसके पहले जो है ना टू लगा हुआ है, तो टू के बाद हमेशा V1 आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आईएनजी नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे कि स्मोकिंग, स्मोकिंग टू स्मोक होता तो ये सही हो जाता, लेकिन स्मोकिंग दिया इसलिए गलती है। तो आईएनजी फॉर्मेट वाले यहाँ एक ही ऑप्शन है स्मोकिंग, इसीलिए स्मोकिंग सही हो जाएंगे। मैं बोला कि भाई जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो आईएनजी फॉर्मेट वाला सही होता है। कितने ऑप्शन है जिसमें आईएनजी है? एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, लेकिन याद रखिएगा टू जब आता है तो वो आईएनजी नहीं लेता है, V1 लेता है। V1 का मतलब स्मोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मोक। और यहाँ स्मोकिंग है, स्मोकिंग सही हो जाएगा। क्यों स्मोकिंग सही हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग यहाँ भी था, यहाँ टू लगा करके गलती किया था। चलिए आगे देख लीजिए। होली इज डैश इंपोर्टेंट फेस्टिवल। अब यहाँ पे आर्टिकल हमको भरना है। इंपोर्टेंट शब्द, फेस्टिवल जो है ना हम काउंट कर सकते हैं फेस्टिवल को, तो कंटेबल है, कंटेबल के लिए हम या तो ए लगाते हैं या नहीं तो एन लगाते हैं, दोनों में से कोई लगाते हैं, लेकिन हम एन का प्रयोग क्यों करते हैं इस बात को ध्यान रखिए। इंपोर्टेंट को जब लिखिएगा तो ई से शुरू होगा, और जो अ के अक्षरों से शुरू होगा 100% उसके पहले एन लगाते हैं। अ के अक्षरों से जो भी शुरू होगा, अ में जितने भी अक्षर होते हैं, AI के अक्षरों से शुरू होगा, उसके पहले एन लगाइएगा, अन्यथा ए लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल चैप्टर में हम बता चुके हैं, आर्टिकल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, बात नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, समझते जाएं। वन बोला है, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज इज ए, तो ये तो एक चैप्टर से आ गया है, ठीक है, इसका हो जाएगा वन हु डाइज फॉर नोबल, मतलब जो नोबल के लिए डाई करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मार्टियर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस बात को ध्यान रखें। अनेक शब्दों का एक शब्द हिंदी में हम जो पढ़ते हैं वही वाला है, उसको हम मार्टियर कहते हैं, तो इस बात को ध्यान कर लीजिए। वन हु डाइज फॉर नोबल, तो वो इसका हो जाएगा मार्टियर। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश यूनिकेबल अनक्वेश्चनेबल। अब यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब भरना है, कौन सा एक्सिलरी वर्ब भरा जाए? तो यहाँ देखिए, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, एक जगह अगर एडजेक्टिव आएगा, अगर यहाँ पर भी हीज आ जाता, ठीक है, या हर आ जाता, तो इस तरह से ये पुल्डर बन जाता, लेकिन यहाँ एक एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए हम कभी भी हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, आर का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हैज और ईज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, हैव हैज के बाद V3 आता है, यहाँ पे कोई V3 नहीं आया, इसीलिए हैज गलत हो गया, राइट आंसर आपका ईज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, ये हीज शब्द हमको ये बताता है कि ये सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ भी हीज लगा रहा था, एंड से जुड़ा हुआ चीज पुल्डर होता है, लेकिन दोनों तरफ अगर आर्टिकल है, जैसे इधर भी आर्टिकल हो गया, इधर भी आर्टिकल हो गया, तो ये पुल्डर मानिएगा। अगर एक ही जगह आर्टिकल यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जस्ट लाइक वही फॉलो यहाँ एडजेक्टिव से करता है, यहाँ हीज है, यहाँ हीज नहीं लगाया है, इसके लेकर के ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में आर और हैव नहीं आते हैं, आते क्या है? हैज और ईज, इसके लेकर के अब ये दोनों में से कौन सा भरा जाएगा? तो हैज के साथ V3 लगता है, यहाँ अनक्वेश्चनेबल है, ईज लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए 20 को समझते हैं। यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी। अब यहाँ आर्टिकल भरा है, डिक्शनरी को हम काउंट कर सकते हैं, और डिक्शनरी को जब हम काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ए और एन में से कोई आएगा। अब ए एन में से कौन सा आएगा? तो डिक्शनरी को जब लिखते हैं तो ड से शुरू होता है, इसीलिए ए लगेगा। हम अभी बताए हैं कि अ के अक्षरों के लिए एन और किसी भी अक्षर के लिए ए लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन वो कंटेबल होना चाहिए, अर्थात वो गिनने लायक होना चाहिए। डिक्शनरी को हम काउंट कर सकते हैं, इस बातों को भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा आर्टिकल लगाने से पहले। ऐसे आर्टिकल का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वहां पे समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी, सॉरी ये तो हो गया 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? द सिनोनिम ऑफ सो।
अब हम इससे पहले एक वर्ड आपको बताए थे एंटोनिम, यहाँ है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, मतलब सेम वही वर्ड, सेम वही मीनिंग किसका होगा। तो सो का मतलब होता है दिखाना, शो का मतलब होता है दिखाना। तो दिखाना तो मतलब प्रदर्शित करना, जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो शो करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से वही मीनिंग कौन दे रहा है, तो एक्सहिबिट देता है। एक्सहिबिट का मतलब भी प्रदर्शित करना या दिखाना होता है। तो ये दोनों आपको वर्ड याद रखना होगा, एक्सहिबिट का मतलब क्या होता है, शो का मतलब क्या होता है। इस तरह से आप सिनोनिम को समझ पाएंगे। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टे मीनिंग वाला। इस बात को ध्यान रखेंगे। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, अभी आपको एंटोनिम फिर से पूछ दिया। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टे मीनिंग वाला, मतलब नेचुरल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से बना हो। तो प्राकृतिक रूप से बना हो तो इसका मतलब जो मानव रूप से बनाया हो उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राकृतिक ने बनाया उसको नेचुरल, और जो मानव ने बनाया उसको आर्टिफिशियल। सब प्राकृतिक का उल्टा मानव निर्मित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। अब यहाँ पे वर्ब को हमको भरना है। एडवाइस लगा हुआ है, टेल लगा हुआ है, और एडवाइस लगा हुआ है, और फिर हैड एडवाइस लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान कर लीजिए कि ये जो एडवाइस है ये वर्ब नहीं है। जहां सी वाला एडवाइस आता है वो वर्ब होता ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ सब्जेक्ट लगा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आता है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये तो ऑप्शन कट गए। अब आपके पास टेल लगा हुआ है और हैड एडवाइस, तो हैड एडवाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई पास्ट की बात नहीं की गई है, इसलिए हैड एडवाइस नहीं लगेगी। अब एडवाइस और टेल में तो एडवाइस ही किया जाएगा। बुक मतलब किसी को हम पढ़ने के लिए एडवाइस करेंगे, टेल नहीं कहेंगे, नहीं बल्कि एडवाइस करेंगे, ठीक है भाई ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, तो इस तरह से ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो हम एडवाइस करते हैं। तो एडवाइस राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। आइए चलते हैं हम 24 को देखते हैं। 24 में बोला है डैश आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे कौन से कंजंक्शन सही और सुटेबल होंगे। तो यहाँ कंडीशनल वाक्य दिया गया है, बोला है इफ आई कुड सिंग, अगर मुझे गाने आता तो आई वुड हैव संग, तो मैं गाना गाता। तो इस तरह गाने आता तो मैं गाता, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। और ऐसे कंडीशनल सेंटेंस के लिए इफ शब्द का ही यूज होता है। मुझे ऐसा आता तो मैं ऐसा करता, ऐसे सेंटेंस के लिए इफ शब्द होते हैं। इफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेंस पर आधारित था, आपको ये बात ध्यान रखना है। 25 नंबर सवाल को समझिए। 25 में क्या कहा है कि ही इज मैन ऑफ डैश, ही इज मैन ऑफ डैश, यहाँ पे दिया जाना चाहिए था चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है, लेटर्स दिया हुआ है, और वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये देखिए ये एक मुहावरा है, और मुहावरा में ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये मुहावरा है, इसमें कुछ नियम नहीं है। तो ही इज ए मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है, लेटर्स का मतलब होता है एक विद्वान व्यक्ति को ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर द शोरूम, इस शोरूम है। तो इस तरह से दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। तो इस फैनेस्ट, इसमें सुपरलेटिव डिग्री को आपको भरना है फर्नीचर से पहले। तो कौन से सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे सही होंगे, तो याद रखिएगा कि हम फैनिएस्ट का स्पेलिंग जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं। यहाँ स्पेलिंग एरर दिया हुआ है कि फैनिएस्ट हम कैसे लिखेंगे, फैंसी तो नहीं लिख देंगे, नहीं द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको ईएसटी वाले आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी वाले सुपरलेटिव डिग्री आते हैं। तो ईएसटी यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, क्या इसमें भी लगा है, तो इसमें मोस्ट डबल सुपरलेटिव कर दिया है, इसके कारण ये गलत हो गया। एक ही सुपरलेटिव डिग्री में एक सिर्फ ईएसटी वाले को ढूंढना है, और यहाँ मोस्ट भी दे दिया या ईएसटी वाला भी लगा दिया, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इसका सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है, ईएसटी नहीं लगा हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये स्पेलिंग एरर कर दिया है, क्योंकि जब भी हम वाई हटाते हैं तो उसकी जगह आईईएस जोड़ते हैं, वाई को हटाकर आईईएस जोड़ा जाता है। तो आईईएस वाला यहाँ पे दिया है बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन है साइन है, टू साइन है, साइनिंग है, और साइंड है। कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो मेड जो है याद रखिएगा, मेड विथआउट टू लेता है, मेड जो है ना विथआउट टू लेता है, बिना टू का V1 लेता है, बिना टू का V1, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेड शब्द बिना टू का V1 लेता है। अब मेड शब्द बिना टू का लेता है तो टू वाला आया गलत हो गया, आईएनजी वाला आ गया गलत हो गया, क्योंकि वो V1 लेता है, और यहाँ ईडी वाला आ गया गलत हो गया। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर साइन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू द सॉम शॉपिंग। अब यहाँ पे भरना है, बोला चांस होगा, लक होगा, पॉसिबिलिटी होगा, या ओकेजन होगा। मतलब यहाँ पे अर्थ के आधार पर कौन से सटीक हो बैठेंगे, ये चीज बोला है। मतलब शुरू का जो ट्रेन जो है बोला है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू द सॉम शॉपिंग। तो ये हमारा चांस होगा कि लक होगा कि पॉसिबिलिटी होगा या ओकेजन होगा। तो ट्रेन को पकड़ना एक प्रकार का पॉसिबिलिटी होता है, संभावना को बताती है, ठीक है। ट्रेन कोई लक के आधार पर नहीं पकड़े जाते हैं। ट्रेन पकड़ना पॉसिबिलिटी, एक संभावना हो सकता है कि ट्रेन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में पॉसिबिलिटी शब्द यहाँ पे सही सटीक और सही अर्थों में बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आइए यू डैश गिव अप स्मोकिंग, यू डैश गिव अप स्मोकिंग। तो यहाँ सलाह दिया जा रहा है, गिव अप स्मोकिंग का मतलब होता है त्याग देना, आपको स्मोकिंग करना त्याग देना चाहिए। तो ऐसे जोरदार सलाह हम देते हैं ऐसे में, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। सलाह देने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, हालांकि सलाह देने के लिए शुड का भी प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन नैतिक सलाह
देने के लिए। लेकिन दोनों शब्द जब एक साथ आ जाए, शुड और मस्ट, तो आपको मस्ट लगाना है, क्योंकि जोरदार सलाह आपको देना चाहिए। जब सलाह दे रहे हैं तो जोरदार सलाह ज्यादा सही होता है, शुड के प्रयोग से ज्यादा मस्ट का प्रयोग सही होता है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे कहने का मतलब है शुड और मस्ट में क्या अंतर है। सलाह देने के लिए हम शुड का भी और मस्ट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी को कहते हैं कि भाई तुमको ऐसा कर लेना चाहिए, तो ये जोरदार नहीं हुआ। लेकिन तुमको ऐसा करना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये जोरदार हो गया, मतलब जोर देके बोल रहे हैं कि भाई तुमको ऐसा करना ही चाहिए, तो ये जोरदार हो गया। लेकिन अगर हम सीधे कह दें कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तो वो जोरदार नहीं हुआ। तो यही शब्द जो है ना, अर्थ दोनों में, ये हो गया करना ही चाहिए के अर्थ में, और ये हो गया शुड जो हो गया आपको करना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है ऐसी करनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं दोनों शब्द आप समझ गए होंगे। कि डैश ए थे लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए हैव बीन दिया है, सीइंग दिया है, सॉ दिया है और सीन दिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये यहाँ जो लास्ट नाइट लगा हुआ है, लास्ट नाइट हमको ये बताता है कि ये पास्ट है। जैसे ही लास्ट शब्द आ जाए, जैसे ही यस्टरडे शब्द आ जाए, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो पास्ट है। और पास्ट के लिए V2 का यूज होता है, इस बात को हम इससे पहले भी आपको बोले हैं। तो लास्ट शब्द V2 लेगा, और V2 वाले ऑप्शन जो है, याद रखिएगा सी का जो V2 होता है 100 होता है, SAW। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनको पता नहीं है वो जान लीजिए कि सी का वर्ब 2 जो होता है 100 होता है। तो कितने ऑप्शन है जो V2 वाले हैं, ये ING लग गया, V2 नहीं है। यहाँ हैव लग गया, प्रेजेंट आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे सीन लग गया, V3 आ गया। तो हम आपको बताएं कि हैव हैज के बाद ही V3 आते हैं, इसीलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। I would have bought a new car for her, but it dash too expensive। अब यहाँ पे आपको एक्सिलरी वर्ब भरना है, इट लगा हुआ है। जैसे ही आपको इट आ जाए तो समझ जाए कि सिंगुलर लगाना है। अब सिंगुलर लगाना है तो आर का प्रयोग तो होगा नहीं सर, वेयर का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि आर और वेयर प्लूरल में आते हैं, अर्थात एक से अधिक वाले में आते हैं। इट के साथ सिंगुलर लगते हैं। अब वाज और कैन आएगा, तो यहाँ पे कैन का शब्द टू एक्सपेंसिव आगे लगा हुआ है, तो एक्सिलरी वर्ब ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, वाज लगेंगे। कैन शब्द का यूज हम क्षमता बताने के लिए करते हैं, यहाँ पे क्षमता नहीं कोस्ट बताने की बात किया जा रहा है, इसीलिए ये आपका ध्यान रखना है, कैन का प्रयोग नहीं होगा। आइए देखिए 32 नंबर सवाल को। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। मतलब यहाँ पे बोला है शांति बनाए रखे, हम क्या कर रहे हैं, रेडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, तो आर लिसनिंग होगा, लिसन होगा, बिल लिसन होगा, या लिसेंड होगा। तो आगे कोई पास्ट की बात नहीं चल रही है, इसीलिए ईडी वाला गलत हो गया। अब आपके पास लिसन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कोई वर्ब के बाद, ठीक है, डायरेक्ट कोई वर्ब के बाद जो है लिसन शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वो एक्सिलरी वर्ब में आएंगे। क्यों एक्सिलरी वर्ब में आएंगे, क्योंकि हम अभी वर्तमान काम कर रहे हैं, और जो वर्तमान काम कर रहे हैं वो ING फॉर्मेट में आते हैं। किसमें आते हैं, मतलब शांति रखो, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम ING फॉर्मेट में बोलेंगे। ठीक है, मतलब कीप क्वाइट वी आर टीचिंग यू। अभी हम टीचिंग यू बोले, टीच यू क्यों नहीं बोले, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ING फॉर्मेट में होगा। तो ये रेडियो सुन रहा है, इसका मतलब ING फॉर्मेट वाला होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर लिसनिंग हो जाएगा। वी के साथ वैसे भी आर लगते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखिए, आई थैंक यू डैश, हार्टेड दिया हुआ है, हार्टली दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब भी हमको किसी वर्ब की विशेषता बताना है तो एडवर्ब का यूज करना है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब शब्द का यूज होता है। एडवर्ब की पहचान कैसी होती है, तो ज्यादातर LY लगा होता है एडवर्ब में, ज्यादातर LY लगा। कितने ऑप्शन है, क्योंकि बोला है कि आई थैंक यू, कैसे थैंक यू कर रहे हैं, बहुत बहुत दिल से कर रहे हैं, तो यानी वर्ब की विशेषता होता है। थैंक यू तो कर रहे हैं, लेकिन ये थैंक यू कैसा है, बहुत दिल से है, तो बहुत दिल से इसका मतलब एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। एडवर्ब के लिए आपको एक ही पहचान है, ज्यादातर नॉर्मली आपको LY लगा हो, LY एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। हाँ, ही इज डैश टू बाई ए फ्लैट, ही इज डैश टू बाई ए फ्लैट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए गॉन लगा है, वेंट लगा है, गोइंग लगा है, गो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको हम बता दें कि जब भी ईज आएगा, जब भी आर आएगा, जब भी एम आएगा, जब भी वाज आएगा, जब भी वेयर आएगा, ठीक है, ये सारे शब्द एक्सिलरी वर्ब होते हैं। और एक्सिलरी वर्ब के बाद या तो ING फॉर्मेट वाला आएगा, नहीं तो V3 आएगा, दो ही आते हैं। अब आप देख लीजिए ING फॉर्मेट वाले कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका यही होना चाहिए। लेकिन V3 भी तो होता है, गॉन भी तो होता है सर, गॉन भी तो आप बताएं कि V3 भी तो होगा, लेकिन V3 यहाँ नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पैसिव नहीं है। पैसिव होता तो होता, लेकिन पैसिव में हम V3 लगाते हैं, और ये ऑलरेडी ही शब्द मौजूद है। ही शब्द मौजूद होने के कारण यहाँ पे पैसिव नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ज्यादातर आपको पैसिव ना दिखाई दे तो आप ING वाला ही लगाकर निकल सकते हैं। ठीक है, डैश यू वर्क केयरफुली। अब यहाँ पे दिया हुआ है डैश यू वर्क केयरफुली, तो हैव लगा है, वी लगा है, वाज लगा है, डू लगा है। तो मैंने अभी बताया कि वर्क शब्द जो है ना V1 है, और V1 के लिए मैंने अभी बताया डू के साथ, डच के साथ, डिड के साथ हमेशा V1 आता है। हैव के साथ तो V3 आता है, गलत है। वाज के साथ तो ING वाला आता है, तो ये भी गलत है। अब आपके पास बी शब्द, बी कोई शब्द मतलब बी कोई वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब होता है, ये गलत है। आपका हो जाएगा डू, डू शब्द का यूज सही है। द फार्मर डैश द फील्ड। अब यहाँ प्लाविंग दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर ले, यहाँ देखिए लिखा है द फार्मर, और फार्मर के बाद आपको है प्लाइंग लिखा हुआ है। तो प्लाइंग शब्द हम अभी बोले हैं बिना कोई एक्सिलरी वर्ब का, बिना, जैसे ईज हो गया, एम हो गया, और आर हो गया, या वाज हो गया, या वेयर हो गया। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि माइंड में हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे शब्द के बाद ही ING वाले आते हैं। तो सर ING वाला नहीं आएगा, यहाँ पे ING वाला कंफर्म है कि नहीं आएगा।
अब आपको हम अभी बताए हैं कि फार्मर एक सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए V5 लगता है, V5, ठीक है, V1 नहीं लगते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये V1 में लगा हुआ है और ये V5 लिखा हुआ है, यही दोनों में कोई हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, V5 वाला होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर इसी जगह दो व्यक्ति होता तो V1 हो जाता, कौन हो जाता, V1। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए अगले प्रश्न को। देयर वेरेंट, वेयर शब्द लगा हुआ है, एप्पल्स ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे लेसर लिखा हुआ है, मच लिखा हुआ है, मेनी लिखा है, सॉम लिखा है, ये सारे एडजेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखें। लेसर, मच, मेनी और सॉम, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। और यहाँ पुलरल शब्द ये बताता है कि काउंटेबल है। पुलरल हम उसी का कर सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 किसी को काउंट कर सकते हैं, उसी को पुलरल कह सकते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर का पुलरल आपको से कोई पूछे तो कहिए भैया वाटर का पुलरल होता ही नहीं है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी अनकंटेबल है, अनकंटेबल का पुलरल नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ याद रखिएगा कभी भी लेस शब्द का यूज काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं, मच शब्द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। तो दो शब्द तो नहीं करते हैं, सॉम का करते हैं, मेनी का करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन सॉम ऐसा शब्द है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में काम करते हैं, लेकिन मेनी सिर्फ काउंटेबल के लिए होता है, और काउंटेबल यहाँ पे ऑलरेडी है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज डेथ, यहाँ पे ये अनेक शब्द है, अनेक शब्द का हमको एक शब्द बताना है। बोला है एक बच्चा जिसका पेरेंट मर गया हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है। एक बच्चा जिसका पेरेंट्स मर गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑर्फन कहते हैं। ये आपको याद ही करना है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। आई एम डैश इंग्लिश, आई एम डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए एम शब्द एक्सिलरी वर्ब है। मैंने बोला जैसे ही एक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई दे आईएनजी वाला ढूंढिए। आईएनजी वाला कितने ऑप्शन ढूंढेंगे, एक ही ऑप्शन, मात्र एक ही ऑप्शन है, और आपका आंसर यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आपको सोचना है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आप इस वर्ब को भर नहीं पाएंगे, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक नहीं भर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं जैसे सोचता हूँ वैसे आप सोचेंगे, 100% नहीं कुछ पढ़े हैं फिर भी भर के सही सही आएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ही सॉड ग्रेट डैश, अब यहाँ पे लिखा है ही सॉड ग्रेट डैश, पेशेंस लिखा हुआ है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम समस्या है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम डैश है, तो यानी कहने का मतलब है कि वो कैसे दिख रहे हैं, एकदम धैर्य के साथ दिख रहे हैं। तो धैर्य का अंग्रेजी पेशेंस होता है, और पेशेंस का सही स्पेलिंग यहाँ पे ए में दिया हुआ है। पेशेंस का स्पेलिंग आप रख लीजिए, PATIENCE होता है। पेशेंस का अंग्रेजी यही होता है। हो सकता है मे भी आपसे वर्ड मीनिंग में पूछा जाए कि निम्न में कौन करेक्ट है, तो पेशेंस शब्द को याद लीजिए, क्योंकि पेशेंस शब्द कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं 41 नंबर को। आई डू नॉट डैश रीटा एनी मोर। अब यहाँ पे देखिए डू शब्द आया है, मैंने आपको बताया कि जैसे ही डू आएगा V1 ढूंढना है, क्या ढूंढना है, V1। तो V1 कितने ऑप्शन में दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए V1 या V1 है नहीं, ये तो V4 है, ING लगा है। हैज के बाद यहाँ V1 तो आता ही नहीं है, तो गलत है। और सीन दिया हुआ है, सीन, सी शब्द का याद रखिएगा, सी शब्द का V1 और V3 जो होता है सीन होता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। तो सीन नहीं होगा, V3 नहीं होगा, मात्र एक ही ऑप्शन है, सी लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ V1 यही है। मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पे देखिए ये ऑफ हमें ये बताता है कि इससे पहले कोई ना कोई जो है नाम आएगा, क्या आएगा, नाम। और वर्ब नाम तभी बनता है जब वो आईएनजी फॉर्मेट में होता है। ऑफ हमें ये बताता है कि ऑफ के पहले नाम आएगा, और नाम तभी होगा जब वो आईएनजी फॉर्मेट में वर्ब होंगे। वर्ब अब सारे के सारे यहाँ वर्ब है, टर्न, टर्न्ड, टर्निंग, विल टर्न, सारे के सारे वर्ब है, तो आईएनजी वाला ही नाम होता है, इस बात को ध्यान रखिए। आईएनजी वाला यहाँ एक ही है, राइट आंसर जी हो जाएगा। कैसे सोचे, ऑफ को देखकर। ऑफ हमें ये बताया कि कोई भी आएगा, नाम आएगा, नाम वर्ब तभी बनता है जब उसमें आईएनजी होता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। इतना ध्यान रहेगा तो आप कर पाएंगे। ही डैश बोला है, he dash if we had taken our food। अब यहाँ पे देखिए टेकन शब्द और हैड शब्द हमें क्या बताता है, टेकन शब्द हमें ये बताता है और हैड शब्द हमें ये बताता है कि आगे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट आएंगे, इस बात को ध्यान कर लीजिए। ये हैड शब्द हमें ये बताता है कि आगे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट आएंगे। अब पास्ट आएंगे तो बिल तो फ्यूचर में आता है सर, ये कट गया। हेड तो आता है पास्ट में, और आस्क्स जो है ना V5 जो है ना प्रेजेंट में आते हैं, इसीलिए ये कट गया। दो ऑप्शन कट गए, अब आपके सामने दो ही ऑप्शन है, याद रखिएगा। डबल हेड कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप नहीं पढ़ने को मिलेगा, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके लिए। इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। जब तक निगेटिविटी कहाँ, जस्ट 1 मिनट, मैंने बोला कि ऑफ आया है, आपको देखना ही नहीं है कि वो वर्ब है, आपको नाम ढूंढना है, और नाम आईएनजी फॉर्मेट में होते हैं, वहां वर्ब थोड़ी ना ढूंढना है, यहाँ वर्ब ढूंढना है। नहीं, हमको ऑफ आते ही नाम ढूंढना होता है, क्योंकि हम ऑफ नाउन प्लस नाउन दोनों तरफ नाउन होने चाहिए, और आगे नाम है, इधर भी नाम होगा। नाम होगा तो नाम आपको वर्ब नहीं बनते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से नाम बन जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नाम फॉर्मेट हमको, हम रूल रेगुलेशन थोड़ी ना उसका बताएं कि यहाँ पे ये नहीं आएगा। आगे वाले सेंटेंस देखिए, आगे वाले सेंटेंस वर्ब के लिए देखा जाता है, यहाँ हमको वर्ब भरना है। क्या भरना है, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है, वर्ब भरने, और सारे के सारे वर्ब दिए हुए, यहाँ से यहाँ तक वर्ब दिए हुए, तो वर्ब ढूंढने के लिए आपको ये ढूंढना है, लेकिन नाम ढूंढने के लिए आपको वो नहीं ढूंढना है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। आगे देखिए, यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कैन दिया हुआ है, नीड दिया हुआ है, मेनी दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ मेन वर्ब की जरूरत है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लगता है। अब मेन वर्ब की जरूरत है तो यहाँ देख लीजिए कैन मेन वर्ब नहीं हो सकता, मे जो है मेन वर्ब नहीं होते हैं, वुड मेन वर्ब नहीं होते। अर्थात मेन वर्ब का मतलब होता है ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अब मॉडल पढ़ाए हैं हम, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं, वुड होते हैं, मे होते हैं, और हमें यहाँ मेन वर्ब की जरूरत है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, ठीक है। नहीं तो ऑक्सिलरी आएगा तो आगे V1 आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं, हमको मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब कितने, एक ही है मात्र, नीड। नीड ऐसा चीज है जो मॉडल का भी काम करता है और मेन का भी काम करता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। वेन राधा डैश बैक सी विल स्लिप। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आगे आने वाले सेंटेंस फ्यूचर में है। यहाँ देखिए आगे आने वाले सेंटेंस फ्यूचर है, मैंने बोला फ्यूचर में होगा तो पीछे प्रेजेंट करना है, फ्यूचर हो तो प्रेजेंट करना है। क्या हैज शब्द और प्रेजेंट में इंडिफिनिट आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट में इंडिफिनिट। केम शब्द हमको ये बताता है V2 है, ये पास्ट है, ठीक है। अब कम्स है और बिल कम्स है, ये फ्यूचर है, ठीक है। हमको ढूंढना क्या है, प्रेजेंट। एक प्रेजेंट यहाँ है, एक प्रेजेंट यहाँ है, लेकिन याद रखिएगा बिल, जब बिल होते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। आगे बिल है तो पीछे क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में V5 लगता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। जिनको प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं समझ में आ रहा है, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, वो टेंस वाला जब हम बता रहे होते हैं क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव तो वहां पे बताया गया है सारा चीज, किसको हम प्रेजेंट कह रहे हैं, किसको हम कंटिन्यूअस कह रहे हैं, ये सारी चीज हम बता चुके हैं। आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो अभी थोड़ा कम समझ में आता होगा। इस बात को हम पहले ही कह रहे हैं क्योंकि जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि प्रेजेंट किसको कह रहे हैं, पास्ट किसको कह रहे हैं, ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने जब क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव बता रहे थे तो वहां पे हम बताए हुए हैं, आप वीडियोस के जरिए आप देख सकते हैं। वहां पे बोला है ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए हैज पासिंग दिया हुआ है, हैज पासिंग, विल पासिंग और हैड पासिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो हीज शब्द का यूज होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ऑन शब्द हमको ये बताता है कि आगे नाम आएगा, और नाम आने के लिए हैज नाम नहीं होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, विल भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और हैड भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो नाम के साथ एडजेक्टिव लिखते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो हम यहीं पे रहने दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा कितना देते हैं, हाँ यहीं पे रहने देते हैं, हाँ, सेव कर दो।